हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप्स। समझे ध्यान से। पहले एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ऑब्जर्व। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जर्मन के नेचुरलिस्ट हैं, ठीक है, प्राकृतिकविद हैं, नेचर के बारे में संबंध रखते हैं, नेचर के बारे में अपनी रिपोर्ट देते हैं। एंड जियोग्राफर, ठीक है, और ये जियोग्राफर भी हैं, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में भी अपने विचार रखते हैं। द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, नेम इनका क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने ही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में एक रिलेशनशिप दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे, स्पीसीज की मिलने की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा, विद इन अ रीजन, ठीक है, किसी जगह पे, अगर आप एक छोटे से गांव में हैं, वहाँ पे अब कुछ स्पीसीज को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग स्पीसीज को देखना शुरू कर देंगे, और फिर अपने गांव से दूसरे गांव से होते हुए आप शहर में रुकते हुए, जंगल से होते हुए पूरे कंट्री में से पूरे वर्ल्ड में घूमने लगेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा, स्पीसीज की संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब आप अर्थ को छोड़ के स्पेस में चले जाएंगे, तब भी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो एरिया बढ़ाने से स्पीसीज बढ़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है एक निश्चित समय तक, ठीक है, एक निश्चित एरिया तक। तो द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज के मिलने की जो संभावनाएं हैं, स्पीसीज रिचनेस जो है इंक्रीज, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएंगी, स्पीसीज मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। जैसे जैसे आप एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके स्पीसीज मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने स्पीसीज रिचनेस को एस से लिखा और एरिया को ए से लिखा। तो उन्होंने देखा कि स्पीसीज रिचनेस एस एरिया के प्रोपोर्शनल है। एरिया को हम एक्सप्लोर करते जाएं, ए को हम बढ़ाते जाएं, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब एस प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक, यह उनको मिला, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ठीक है। आइए स्टार्ट से देखते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साउथ अमेरिकन जंगल के गहन अन्वेषण के समय वे साउथ अमेरिकन जंगल में घूम रहे थे, ठीक है, और उनका गहन अन्वेषण किया, उसके बाद वे अपने ऑब्जर्वेशन दिए। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन वाइल्डरनेस साउथ अमेरिकन जंगल, साउथ अमेरिकन जंगल में गहन अन्वेषण के समय, एक्सप्लोरेशन इन वाइल्डरनेस इन साउथ अमेरिकन जंगल, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ऑब्जर्व। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने जंगल में घूमते हुए उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी, एस प्रोपोर्शनल टू ए। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है।
वाई एक्सिस पे उन्होंने स्पीसीज रिचनेस को लिया, स्पीसीज अमाउंट, स्पीसीज रिचनेस, कितनी स्पीसीज मिल रही हैं, और एक्स एक्सिस पे उन्होंने एरिया को लिया। ठीक, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी, एस प्रोपोर्शनल टू ए। अब आप जानते हो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ठीक, तो एस प्रोपोर्शनल को अब इक्वल कर रहे हैं, यहां पर एक कांस्टेंट आया सी ए पावर जेड। ठीक है, अब हो गया एस इक्वल टू सी ए पावर जेड। ठीक, अब हम लोग एस के बारे में आप जानते हैं, स्पीसीज रिचनेस, जाति समृद्धि, और ए क्या है, एरिया। ठीक, सी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम बात करेंगे क्या क्या कौन चीज़ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करेंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेंगी, जातियां मिलती जाएंगी, बट ओनली अप टू ए लिमिट। लेकिन एक लिमिट है उसका, ऐसा नहीं है कि आप स्पीसीज रिचनेस के लिए एरिया बढ़ाते जाएं और आपको स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएंगी, जातियां मिलती जाएंगी, ऐसा नहीं है, एक लिमिट है। देखें ध्यान से, ग्राफ को समझें। आप देख रहे हैं ग्राफ में, यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही हैं, एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही हैं, एरिया बढ़ रहा है। इसके बाद एक टाइम आ रहा है कि जब ग्राफ स्ट्रेट हो जा रहा है, इसका मतलब अब एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ रही हैं, एक लिमिट है, एक लिमिट तक एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, उसके बाद स्पीसीज नहीं मिलती हैं। यह उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया। ठीक है, तो जर्मनी के महान नेचुरलिस्ट और जियोग्राफिस्ट अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगल के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, एरिया के बढ़ने के साथ बढ़ती है, एरिया के बढ़ने के साथ बढ़ती है। In fact, the relation between species richness and area for wide variety of taxa, angiosperm plant, bird, bat, freshwater fishes, turn out to be a rectangular hyperbole. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वास्तव में, ठीक है, इन फैक्ट वास्तव में द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, स्पीसीज रिचनेस और एरिया के जो रिलेशन है वह हाइपरबोल हैं। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है। जैसे जैसे स्पीच रिचनेस बढ़ेगा, स्पीच रिचनेस बढ़ेगा एरिया बढ़ाने से, और एक टाइम आएगा कि एरिया बढ़ाने से स्पीच रिचनेस नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ तक देखें आप, यहाँ तक एरिया बढ़ी है तो स्पीच रिचनेस बढ़ा है, इसके पास कांस्टेंट हो गया है, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो वास्तव में स्पीसीज रिचनेस जो है और जो टेक्सा है कि डिफरेंट वैरायटी के एरिया के बीच संबंध जो होते हैं वे रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होते हैं, न कि स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एरिया आप बढ़ाते चले जाते, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है। ठीक, तो आप जो है S इक्वल टू सी ए पावर जेड, अब उन्होंने दोनों तरफ का लाग लिया। क्या लिया? लाग। दोनों तरफ का लाग लेते हैं तो लाग S, ठीक है, आपका हो जाएगा आपका लाग S, लाग S। इस साइड में भी आप लेंगे लाग C प्लस
log a पावर z। ये कैसे हो गया? आप जानते हो कि log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n। log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n। तो log s को आपने log लिया तो log s हो गया, और इधर जब आप log लेंगे log c a पावर z का, तो log m इंटू एन के फार्मूले से log m प्लस log n के बेस पे ये हो जाएगा आपका log c प्लस log a पावर z। ठीक, अब आप जानते हो कि log s इक्वल टू log c प्लस log x पावर n होता है n log x। तो आपका z पावर है z log a, z log a। तो log s इक्वल टू log c प्लस z log a, यह आपका मिल गया। log s इक्वल टू log c प्लस log z log a। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यह आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का होता है इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यह जो साइंटिस्ट ने अपना विचार रखा था s प्रोपोर्शनल टू a, अगर इसको हम log लेते हैं, log फॉर्म में करते हैं, तो वह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा log c। ठीक है, log s इक्वल टू log c प्लस log z log a, यह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अर्थात स्ट्रेट लाइन है। तो यह आप फिगर देखें, यह आपका स्ट्रेट लाइन है। तो यह जो इसमें दो ग्राफ में दो चीज़ें देख रहे हैं, पहला एक s इक्वल टू सी ए पावर z जो कि हाइपरबोल है, और एक आप देख रहे हैं जब s c पावर एज c a पावर z को log लेते हैं, तो log लेने के बाद जो ग्राफ आता है उसका आपका log log स्केल एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। देखें ध्यान से, टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, फिगर 13.2। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन। अगर लॉगरिथमिक स्केल पे देखा जाए तो इक्वेशन कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ में आपने देखा, ठीक है, कि यह एक ग्राफ था और एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्पेसिएशन और एरिया का। तो लॉगरिथमिक स्केल पे रिलेशनशिप कैसे आते हैं? स्ट्रेट लाइन। डिस्क्राइब बाय इक्वेशन log s इक्वल टू log c प्लस z log a, और इसका इक्वेशन आपका है log s इक्वल टू log c प्लस z log a, वेयर s स्पीसीज रिचनेस, a एरिया। ठीक है, जहाँ पे s क्या है? स्पीसीज रिचनेस, और a क्या है? एरिया। ठीक, z स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप है। z क्या है? स्लोप। कितना स्लोप है? जैसे अभी देखें स्ट्रेट लाइन था, इसका स्लोप, हाइपरबोल है तो इसका स्लोप, स्लोप देखेंगे कितना ढाल है इसमें। ठीक है, ढाल कितना है? स्लोप, स्लोप हमें बताएगा z की वैल्यू, z इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, या इसका दूसरा नाम है ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, या इसे कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन z को। c क्या है? y इंटरसेप्ट, c है आपका y इंटरसेप्ट। ये जो आपके ग्राफ्स हैं वह कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं y एक्सिस को, वह वैल्यू आपकी c है, वह वैल्यू आपकी क्या है? c है। अगर आपकी जो ग्राफ की लाइंस हैं वो यहाँ पे काट देंगी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा y, या y एक्सिस था, यहाँ पे कट गई तो यह वैल्यू c है, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, यह c हो गई। यहाँ पे कट रहा है तो यह वैल्यू c हो गई। मतलब y एक्सिस कहाँ पे कट रहा है वो वैल्यू c बताएगी। तो y c इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट,
सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ग्राफ के बारे में समझ लिया है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। तो इसमें आपने देखा कि जो जियोग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे, जो कि नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में एक्सप्लोर करके यह बताया कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है एरिया बढ़ाने पे, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इसकी भी क्या है, एक सीमा है। Observe that within a region, species richness increase with increasing explore area, but only up to limit. In fact, the relationship between species richness and area for wide variety of taxa, angiosperm, plant, bird, bat, freshwater, turn out to be a rectangular hyperbole. क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोल हो जाएगा। On a logarithmic scale, the relationship is straight लाइन डिस्क्राइब इन इक्वेशन। अगर इसको लॉगरिथमिक स्केल पे ले जाएं तो इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इक्वेशन log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। कैसे हुआ है हमने आपको बताया। वेयर s इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस, a इक्वल टू एरिया, z इक्वल टू स्लो ऑफ द लाइन, जिसे हम रेग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहेंगे, रेग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहेंगे, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। आगे देखें ध्यान से। Ecologists have discovered that the value of Z line in the range of 0.1 to 0.2, regardless of the taxonomic group of the region where it is plants in Britain, bird in California, mollusk in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar. ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर दैट, इकोलॉजिस्ट ने यह बताया कि, डिस्कवर किया कि वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2, जेड की जो वैल्यू होती है उसका रेंज 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। ठीक है, भले ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप या एरिया कुछ भी हो, टेक्सोनॉमिक ग्रुप या एरिया कुछ भी हो, z की वैल्यू जो होगी वह 0.1 से 0.2 रेंज के बीच में ही होगी। वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के पादप हों, वेदर इन द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बर्ड्स हों, आर मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, या न्यूयॉर्क स्टेट के मोलस्क हों, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। ठीक है, यह जो रिग्रेशन लाइन के स्लोप हैं वह एक जैसे ही होंगे, चाहे आपका टेक्सोनॉमिक ग्रुप कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, जेड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, स्लोप जो होगा वह सेम होगा। स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, स्लोप जो होगा वो सिमिलर होगा, भले ही आप ब्रिटेन के पादप की बात करते हो, कैलिफोर्निया की पक्षी की बात करते हो, या न्यूयॉर्क के मोलस्क की बात करते हो, रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी ही होती है। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज स्केल, देखिए यदि हम एक किसी बड़े समूह में यस और ए के रिलेशन को देखें, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज स्केल लाइक द इंटायर कॉन्टिनेंट, you will find that the slope of the line to be much steeper
जेड वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। ठीक है, तो यदि हम किसी बड़े समूह जैसे कि संपूर्ण महाद्वीप के स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को देखें तो जो जेड की वैल्यू है वह स्लीपनेस जो है उसकी तिरछी हो जाती है। जेड का परास जो है 0.6 से 1.2 हो जाता है। बट इफ यू एनालाइज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज स्केल, अगर आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को एक लार्ज स्केल पे देखते हैं, बड़े स्तर पे देखते हैं, लाइक द इंटायर कॉन्टिनेंट, जैसे कि पूरे कॉन्टिनेंट को देखा जाए, संपूर्ण महाद्वीप को ले लिया जाए, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर। जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वह ज़्यादा स्टीपर होगा, वो ज़्यादा तिरछा खड़ा हो जाएगा। जेड वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2, जेड की वैल्यू जो आएगी वो 0.6 से 1.2 के बीच में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूजीवोरस fruit eating bird and mammal in tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.5। डिफरेंट कंटिनेंट के, अलग अलग कंटिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनका जो स्लोप आएगा वो 1.5 है। द फ्रूजीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड एंड मैमल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट, अलग अलग कंटिनेंट के फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। इनके लिए जो स्लोप पाया जा रहा है वो 1.15 पाया जा रहा है। What do steeper slope mean in this context? इस कंटेक्स्ट में तिरछी खड़ी ढलान का क्या अर्थ है? What do steeper slope mean in this context? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।